कंटिन्यू करते हैं कल से आगे। कल के लेक्चर में हमने पॉइंटर्स रिवाइज करे थे, हमने पॉइंटर्स के कई सारे एग्जाम्पल ट्रेस करे थे, और अब हम पॉइंटर की कोडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमने पॉइंटर की कोडिंग का कर लिया था, जो लास्ट लेक्चर में था, कन्वर्ट नाम का फंक्शन डिजाइन करना। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं अपन कन्वर्ट के अलावा बाकी फंक्शंस को डिजाइन करने की। तो आज हमारा अगला चैलेंज है कैलकुलेट बनाना, जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने आपसे कल के लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, ये हमारा कैलकुलेट फंक्शन करने क्या वाला है। तो सबसे पहली बात, ये कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेगा, जल्दी जल्दी बोलिए अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस नहीं कराया तो। ये कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेगा? गुड, ये कैलकुलेट फंक्शन दो चीजें कैलकुलेट करेगा, सर्कल का एरिया भी निकालेगा और सर्कल का सरकमफेरेंस भी निकालेगा। वेरी गुड। और ये कितने आर्गुमेंट वाला फंक्शन होगा? तो जवाब है ये 3 आर्गुमेंट वाला फंक्शन होगा। 3 आर्गुमेंट क्यों जाएंगे? 3 आर्गुमेंट इसलिए जाएंगे क्योंकि एक तो इसको रेडियस चाहिए, चाहिए वेरी गुड। अदर देन रेडियस इसको चाहिए एरिया और सरकमफेरेंस। ठीक है, अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेडियस हम इसे पास करेंगे, ये करेंगे पास बाय वैल्यू से। कैसे पास करेंगे अपन रेडियस? अपन रेडियस को पास करेंगे पास बाय वैल्यू से, लेकिन ये जो एरिया और सरकमफेरेंस हैं, इसे हम पास करेंगे पास बाय रेफरेंस से। सवाल आता है क्यों? उसका जवाब ये है कि क्या कैलकुलेट फंक्शन रेडियस में कोई चेंजेस करेगा? हाँ या ना में जवाब दें। जो मेन इसे रेडियस पास करेगा, क्या ये उस रेडियस में कोई बदलाव, कोई चेंज, कोई मैनिपुलेशन करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए रेडियस को बाय वैल्यू भेजेंगे अपन। लेकिन जो एरिया और सरकमफेरेंस है, आप सोचिए जब ये कैलकुलेट को जाएंगे तो इनमें गार्बेज होगा। क्या इनमें इनिशियली गार्बेज होगा? जी हां, इनमें इनिशियली गार्बेज होगा। क्या कैलकुलेट से वापस आने पर भी हम चाहेंगे इनमें गार्बेज रहे? क्या कैलकुलेट से वापस आने पर भी हम चाहेंगे इनमें गार्बेज ही बना रहे? नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे जब हम कैलकुलेट से वापस आए तो इनकी गार्बेज वैल्यू चेंज हो जाए, गार्बेज की जगह इनमें एरिया और सरकमफेरेंस का रिजल्ट आए। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में जाकर चेंज करनी है तो उस वेरिएबल का क्या पास करना पड़ता है? अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में जाकर चेंज करनी है तो वेरिएबल का पास करना पड़ता है एड्रेस। इसलिए एरिया और सरकमफेरेंस के पास करे जाएंगे एड्रेस, रेडियस को पास करा जाएगा बाय वैल्यू। तो ये कैसा कॉल होगा? ये कॉल मिक्स्ड कॉल होगा। गौर कीजिएगा, इसमें दोनों यूज होंगे, पास बाय वैल्यू भी यूज होगा, पास बाय रेफरेंस भी यूज होगा। ये थ्योरी समझ आई? आई। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला काम, एक नया एग्जाम्पल। सो दिस विल बी आर पॉइंटर्स एग्जाम्पल 2, राइट। एग्जाम्पल 2 में stdio रहेगी, बाकी सब कुछ हम चेंज करेंगे। और हम चाहें तो mat.h को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए POW को यूज कर सकते हैं, पाओ कर सकते हैं ना, उसके लिए मैंने mat.h लगा दी। अब इसके बाद हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा। रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन की होगी वॉइड, नाम हमारे फंक्शन का होगा कैलकुलेट, और आर्ग्यूमेंट इसके होंगे 3। पहला होगा इंट, दूसरा होगा फ्लोट स्टार, कॉमा फ्लोट स्टार। क्या आपको समझ आ रहा है? पहला इंट और अगले दो फ्लोट स्टार क्यों हैं? समझ आ रहा है? वेरी गुड। पहला इंट इसलिए है क्योंकि रेडियस को पास करेंगे बाय वैल्यू, और फ्लोट स्टार इसलिए है क्योंकि एरिया और सरकमफेरेंस का क्या पास करेंगे। नहीं, 3.14 की बात नहीं है, 3.14 की बात नहीं है। बात यह है कि जो हमारा एरिया और सरकमफेरेंस वेरिएबल है वो वैसे भी फ्लोट होगा, क्योंकि वो फ्लोट वेरिएबल होगा तो उसका एड्रेस कौन सा पॉइंटर रखेगा? एक फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस कौन सा पॉइंटर रखता है? फ्लोट पॉइंटर। इसलिए हमें आर्ग्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी फ्लोट स्टार और फ्लोट स्टार। चलिए मेन में चलते हैं। मेन में कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, जल्दी जल्दी बोलिए, मेन में कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे? तो जवाब है मेन में 3। 3, 4 क्यों होंगे बेटा? 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। एक डिक्लेयर होगा रेडियस के नाम से, राइट। एक डिक्लेयर होगा एरिया के नाम से,
और एक डिक्लेयर होगा सरकमफेरेंस के नाम से। तीनों समझ आए? वेरी गुड। इसके बाद आप यूजर से रेडियस इनपुट करवाएंगे बाय सेइंग एंटर रेडियस। जी हां, करवाएंगे। जो भी यूजर आपको रेडियस देगा, स्कैनएफ की मदद से उसे स्कैन करके आप भेज देंगे अपने वेरिएबल RAD में। ये भी क्लियर हुआ? RADIUS रेडियस में, राइट? तो रेडियस के अंदर इनपुट आ गया है। लेकिन बताइए एरिया सरकमफेरेंस में कुछ इनपुट आया है कि इनमें गार्बेज है? गार्बेज है। वेरी गुड। अब मुझे बताइए अगर इनमें गार्बेज है तो क्या हम चाहेंगे कैलकुलेट से वापस आने पर भी इनमें गार्बेज रहे? नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कैलकुलेट इनकी वैल्यू को चेंज करे, और कैलकुलेट इनकी वैल्यू को चेंज तभी करेगा जब कैलकुलेट को इनका क्या पास होगा? जब कैलकुलेट को इनका पास होगा एड्रेस। तो अब हम कैलकुलेट कॉल करेंगे। कैलकुलेट को क्या पास करेंगे? कैलकुलेट को पास करेंगे कॉल। बताइए। इनफैक्ट मैं कॉल नहीं दूंगा, कॉल आप लोग लिख कर दें। चैट विंडो में कैलकुलेट फंक्शन का कॉल लिखें। गलत बात अंकित, बिल्कुल गलत। ऋतिक बिल्कुल गलत। कैलकुलेट 3 आर्गुमेंट लेगा। कैसे आप एक आर्गुमेंट दे रहे हैं? वंशिका, आकृत, कैसे एक आर्गुमेंट दे रहे हैं और वो भी रेडियस का एड्रेस? कैसी गड़बड़ बात कर रहे हैं? कैलकुलेट 3 आर्गुमेंट लेगा जिसमें रेडियस बाय वैल्यू जाएगा, एरिया और सरकमफेरेंस बाय रेफरेंस जाएंगे। समझ आया? जब फंक्शन 3 आर्गुमेंट लेगा तो आप एक आर्गुमेंट देकर उसे कॉल कैसे कर लेंगे? ठीक है। इसके बाद प्रिंटएफ। प्रिंटएफ में आएगा एरिया इज %f कॉमा एरिया। एक और प्रिंटएफ \n सरकमफेरेंस इज अगेन %f कॉमा CIRC, और लास्ट लाइन रिटर्न 0। मेन समझ आया? आया? वेरी गुड। अब आइए कैलकुलेट की डेफिनेशन पे। तो कैलकुलेट को डिफाइन करते वक्त उसको कितने आर्गुमेंट्स देंगे, कितने पैरामीटर्स देंगे कैलकुलेट में? कितने फॉर्मल आर्गुमेंट लगेंगे कैलकुलेट में? वेरी गुड, 3। लिख के बताइए जरा कैलकुलेट का डिक्लेरेशन। पूरा डिक्लेरेशन लिख के दीजिए मुझे। वॉइड कैलकुलेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पूरा पूरा डिक्लेरेशन मांग रहा हूं इरशाद, खाली इंट नहीं, पूरा डिक्लेरेशन लिखिए, कंप्लीट। वेरी गुड अंकित। लेकिन तुमने गलती कर दी। P और Q इंट पॉइंटर नहीं होंगे, फ्लोट पॉइंटर होंगे। और प्रत्युष फ्लोट एम्परसेंड क्यों आएगा बेटा? C लैंग्वेज में एम्परसेंड नहीं लगता, पॉइंटर के लिए स्टार लगेगा। एम्परसेंड क्यों लगेगा? राइट। तो ये हो जाएगा इंट R कॉमा फ्लोट पॉइंटर P कॉमा फ्लोट पॉइंटर Q। राइट। अब आप मुझे बताइए क्या रिलेशन है R का रेडियस से, P का एरिया से और Q का सरकमफेरेंस से? कुछ रिलेशन है? यस और नो में जवाब दीजिए। कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। आप समझने की कोशिश करिए वो रिलेशन क्या है। सबसे पहले मेन में चेक करिए, 3 वेरिएबल बने, एक रेडियस, एक एरिया और एक बना सरकमफेरेंस। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है CIRC। क्या इन सबका अपने में कोई एड्रेस होगा? बिल्कुल होगा। मान लेते हैं रेडियस एड्रेस लोकेशन 1000 पे है, एरिया एड्रेस लोकेशन 1004 पे है, सरकमफेरेंस एड्रेस लोकेशन 1008 पे है। इन सब में हाल फिलहाल गार्बेज है? जी, इन सब में हाल फिलहाल गार्बेज है। ये जो आपने स्कैनएफ लिखा है, इसके कारण रेडियस में यूजर का दिया हुआ इनपुट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मान लेते हैं यूजर ने आपको रेडियस की वैल्यू 10 दी है। मान लेते हैं रेडियस 10 दिया है। अब आप मुझे बताइए एरिया सरकमफेरेंस में अभी भी गार्बेज है? यस। अब जब आपकी लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो आप मेन से कैलकुलेट को क्या क्या पास करेंगे? आप मेन से कैलकुलेट को क्या क्या पास करेंगे? तो जवाब है जब मेन से कैलकुलेट कॉल होगा तो पहले आर्गुमेंट की जगह पे 10 जाएगा। जी हां, पहले आर्गुमेंट की जगह पे 10 जाएगा। बाकी के जो 2 आर्गुमेंट हैं
वो 1004 और 1008 ये दोनों एड्रेसेस हैं। यस, इन एड्रेसेस को रिसीव P और Q पॉइंटर्स करेंगे। यस, P पॉइंट करेगा 1004 को, Q पॉइंट करेगा 1008 को। अब आप मुझे बताइए, अगर P 1004 को पॉइंट कर रहा है तो क्या P के थ्रू एरिया वेरिएबल तक जाया जा सकता है? एरिया वेरिएबल के अंदर का डेटा एक्सेस करा जा सकता है? करा जा सकता है। और अगर Q पॉइंट कर रहा है 1008 को, तो वाया Q सर्कमफेरेंस को एक्सेस करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। तो अब मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बना देता हूं। तो अब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि आपके कैलकुलेट फंक्शन के मेमोरी में 3 वेरिएबल बनेंगे। क्या आप बता सकते हैं ये 3 वेरिएबल कितने कितने बाइट के बनेंगे? क्या आप बता सकते हैं ये 3 वेरिएबल कितने कितने बाइट के बनेंगे? बहुत बढ़िया जवाब अंकित। ये पहला वेरिएबल बनेगा 4 बाइट का, अगले 2 बनेंगे 8-8 बाइट के, क्योंकि जो पहला वेरिएबल है वो एक वेरिएबल है, बाकी के जो 2 हैं वो पॉइंटर हैं। तो R बनेगा 4 बाइट का, P और Q बनेंगे 8-8 बाइट के। R में क्या कॉपी होगा? शाबाश, R में 10 कॉपी होगा। P के अंदर क्या कॉपी होगा? P के अंदर 1004 आएगा और Q के अंदर 1008 आएगा। इतना क्लियर हुआ? ये डायग्राम भी समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। अब अंदर की कोडिंग की बात करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे एरिया में कुछ करना है तो क्या मैं लिख सकता हूं एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर? कैन आई राइट दिस लाइन? वेरी गुड भुवन। नहीं लिख सकता हूं प्रत्युष, नहीं लिख सकता हूं अंकित। सब बताने के बाद भी गड़बड़। मेरे पास एरिया नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। भुवन अभी भी गलती कर रहे हो आप, अभी भी गलती कर रहे हो। मेरे पास एरिया नाम का कोई पॉइंटर भी नहीं है। मेरे पास पॉइंटर P के नाम से है। तो यहां एरिया का नाम होगा वैल्यू एट P। यस और नो? होगा ना एरिया का नाम वैल्यू एट P? वेरी गुड। और सरकमफेरेंस का नाम होगा वैल्यू एट Q। होगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है। और अगर आपको लगता है सर अपन को मैथ.h यूज करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो R इंटू आर है, इसकी जगह कैन बी कॉल पाव R,2। कैन वी डू दैट? यस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाव R,2। पाव फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जो हम वैल्यू एट P में करेंगे उसका असर सीधे एरिया पे पड़ेगा? यस। और जो हम वैल्यू एट Q पे करेंगे उसका असर सीधे सरकमफेरेंस पे पड़ेगा? यस। तो जब हम कैलकुलेट से वापस जाएंगे तो हमें एरिया और सरकमफेरेंस में गार्बेज मिलेगा या एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगी? वेरी गुड, एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगी जो हमने एरिया और सरकमफेरेंस के लिए कैलकुलेट किए। ओके, अब एवरीवन प्लीज वॉच द बिहेवियर ऑफ द कोड। अब मैं कोड को सेव कर रहा हूं। सेव करने के बाद इसको कर रहा हूं एग्जीक्यूट। तो जैसे ही, अच्छा नीचे एक ब्रेस लगा हुआ है, लेट मी रिमूव दैट। ठीक, अब अपन कोड को करते हैं रन। थोड़ा सा मैं स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूं। चेक करिए, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम ने रेडियस डिमांड करा। मैंने रेडियस के तौर पे इनपुट में पास करा 10। एज यू कैन सी मुझे एरिया मिल रहा है 314 और सरकमफेरेंस मिल रहा है 62.799999। ठीक है। अब आप सोच कर देखिए, अगर मैं इसे पास बाई वैल्यू की जगह, सॉरी पास बाई रेफरेंस की जगह पास बाई वैल्यू से बना देता कुछ ऐसे, तो एड्रेसेस पास होते नहीं, पॉइंटर्स बनते नहीं। यहां वैल्यू एट P रहता, वैल्यू एट Q रहता। क्या अब ये प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा? तो जवाब है बिल्कुल, कंपाइल रन दोनों होगा। लेकिन ये जो आंसर दिखाएगा मेरे को, वो गार्बेज दिखाएगा। यस, ये मुझे गार्बेज दिखाएगा, क्योंकि इस एरिया और सरकमफेरेंस में जो गार्बेज था वो गार्बेज ही बना रहेगा। आप P में जो चेंजेस करेंगे उसका कोई असर एरिया पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि P एरिया की वैल्यू रख रहा है, ना कि एरिया का एड्रेस। तो कंपाइल रन तो ये अभी भी हो जाएगा। एज यू कैन सी मैंने इसको रन करा, प्रोग्राम ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। बट अब जब मैं 10 रेडियस दूंगा तो नोटिस करिए, एरिया भी नॉनसेंस, सरकमफेरेंस भी नॉनसेंस। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत जरूरी था
कि ये कोड यूज करे पास बाय रेफरेंस। ठीक है, अब इस कोड को बनाने का हमारे पास एक तरीका और है। सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से? इस कोड को बनाने का हमारे पास एक तरीका और है। अच्छा, वो तरीका क्या है? तो ये बताइए, कोई भी फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? कोई भी फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? एक कर सकता है ना? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एरिया रिटर्न करा दें और सरकमफेरेंस को पास बाय रेफरेंस से हैंडल कर लें? बोलिए, हो सकता है? ऐसा कर सकते हैं अपन? यस। तो ये भी मत सोचिएगा कि पास बाय रेफरेंस में हमेशा रिटर्न टाइप वॉइड ही रहती है। हम लोग इस एग्जांपल में रिटर्न टाइप बदल कर भी इस कोड को बना सकते हैं। और अब मैं इस कोड का सेकंड वर्जन बनाने जा रहा हूं, जिसे मैं सेव कर रहा हूं एग्जांपल 2a के नाम से। ठीक है, अब नोटिस करिए चेंज क्या आएगा। चेंज ये आएगा कि हम कैलकुलेट को बोलेंगे वो हमें एरिया रिटर्न कर दे। अगर कैलकुलेट एरिया रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप उसकी फ्लोट होगी। यस। आर्ग्यूमेंट कितने लेगा? आर्ग्यूमेंट कितने लेगा? गलत प्रत्युष। अब वो 2 ही आर्ग्यूमेंट लेगा। 3 क्यों लेगा भाई? अब 2 की ही जरूरत है ना। अब आप एरिया थोड़ी ना पास करोगे, एरिया तो आपको रिटर्न होगा, राइट? अब आप बताइए इस कॉल में क्या चेंज आएगा? लाइन नंबर 10 कैसे बदलेगी? सोचिए, लाइन नंबर 10 कैसे चेंज होगी? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड भुवन, परफेक्ट आंसर। लाइन नंबर 10, अंकित मिस कर रहे हैं आप कुछ। रिटर्न वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे क्या? अब रिटर्न वैल्यू आएगी एरिया में और यहां से हम सिर्फ पास करेंगे सरकमफेरेंस, राइट? अब हम जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो रिटर्न टाइप इसकी हो जाएगी फ्लोट। ठीक, पैरामीटर्स कितने होंगे? 3 के 2? वेरी गुड, 2 होंगे। तो ये जो फ्लोट पॉइंटर p था ये अब हट जाएगा। अब हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे, r जो वैल्यू रखेगा रेडियस की, q जो एड्रेस रखेगा सरकमफेरेंस का। अभी बताइए, अंदर हम लोग एक लोकल वेरिएबल बना सकते हैं फ्लोट p के नाम से? बना सकते हैं। इस p में एरिया कैलकुलेट करके रख सकते हैं? बिल्कुल। और लास्ट लाइन बताइए क्या होगी? लास्ट लाइन क्या होगी? वेरी गुड, परफेक्ट जवाब। लास्ट लाइन होगी रिटर्न p। जब आप यहां से p रिटर्न करेंगे तो ये रिटर्न होकर किसके पास जाएगा? यहां से, वेरी गुड, ये रिटर्न होकर अपने प्लेस ऑफ कॉल पे जाएगा। कभी भी हम फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो कंट्रोल वहां जाता है जहां से कॉल आया। कॉल आया था लाइन नंबर 10 से, तो कंट्रोल लाइन नंबर 10 पे जाएगा और जो p की वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी? जो p की वैल्यू है वो जाकर असाइन हो जाएगी एरिया में। इस तरह से भी आप इस कोड को बना सकते हैं, जिसमें आप पूरा पूरा कॉल बाय या पास बाय रेफरेंस नहीं यूज कर रहे हैं, जिसमें आप अपने कोड के अंदर यूज कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस भी और वैल्यू रिटर्न कराने का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो अब मैंने यहां इनपुट डाला रेडियस के लिए 10। एज यू कैन सी, एक बार फिर मुझे एरिया भी मिल रहा है, सरकमफेरेंस भी मिल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे प्रोग्राम का हो गया वर्जन 2। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर रही है स्ट्रिंग चैप्टर को। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो mystrcat के नाम से बनेगा और थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ये strcat का। क्या आप सबको strcat पता है? पता है क्या करता है strcat? कंकैटिनेट करता है, वेरी गुड। किसको किस में कंकैटिनेट करता है? तो जवाब है डेस्टिनेशन एरे में सोर्स एरे को। ऐसा ही करता है, वेरी गुड। तो अगर हमारे ARR के अंदर गुड है और हमारे BRR के अंदर मॉर्निंग है, तो बताइए strcat ARR में क्या ले आएगा? वेरी गुड, गलत गलत। आयुष का भी जवाब गलत, भुवन का भी जवाब गलत। strcat गुड मॉर्निंग लाएगा लेकिन बिना स्पेस के। जो सी लैंग्वेज का strcat है वो स्पेस नहीं डालता कंकैटिनेट करते वक्त, लेकिन हमें जो अपना strcat बनाना है
वो ऐसे बनाना है कि वो बीच में एक स्पेस भी डाले। चैलेंज क्लियर? राइट, चलिए तो शुरू करते हैं इस कोड की डिजाइनिंग। दिस विल बी आवर एग्जाम्पल 3। ठीक, सारे डिक्लेरेशंस में हटा रहा हूं, सिर्फ stdio रहेगी। अब आप बताइए, सबसे पहले बताइए, जो हमारा my strcat है वो कुछ रिटर्न कर रहा है? कुछ रिटर्न करने की बात हो रही है? पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। नहीं हो रही है, वेरी गुड। इसे कुछ रिटर्न नहीं करना, तो रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगी। जी, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगी। नाम होगा my strcat। आर्ग्यूमेंट कितने लेगा? 2 लेगा, वेरी गुड। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? क्या ये दोनों आर्ग्यूमेंट 2 कैरेक्टर होंगे? नहीं, ये दोनों आर्ग्यूमेंट कैर स्टार होंगे। क्यों स्टार क्यों लगाना पड़ा? स्टार क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि हम इस फंक्शन को पास करेंगे 2 एरेज, और अगर आप 2 एरे पास करेंगे तो उनका एड्रेस पास होगा। यस, अगर आप एरे पास करेंगे तो उनका एड्रेस पास होगा। और एरे किसका होगा? इंटीजर का कि कैरेक्टर का? कैरेक्टर का। तो उसका एड्रेस रखने वाला पॉइंटर भी होगा कैरेक्टर टाइप का। एड्रेस रखने वाला पॉइंटर भी होगा कैरेक्टर टाइप का। कैर स्टार क्लियर हुए? वेरी गुड। अब आइए मेन का आगे का कोड। तो मेन में आकर कितने वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? मेन में आकर 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। राइट, एक का नाम हम देते हैं ARR, साइज दे देते हैं 15। एक का नाम देते हैं BRR, साइज दे देते हैं 15। ठीक है, उसके बाद यूजर से कितनी स्ट्रिंग्स लेनी है? यूजर से 2 स्ट्रिंग्स लेनी है। तो आप प्रिंटफ में पहला मैसेज लिखेंगे एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ये यूजर को आपका पहला मैसेज जाएगा। ठीक, जो भी यूजर देगा उसे आप स्कैनफ से स्कैन कर लेंगे। गौर करिएगा, मैं स्कैनफ लगा रहा हूं, आप चाहें तो गेटएस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप गेटएस लगाना चाहें उससे बेटर है एफ गेटएस यूज कर लें, वो और ज्यादा सेफ फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स का इनपुट लेने के लिए। बट अपन अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं फिलहाल स्कैनफ। इसके बाद मैंने कहा प्रिंटफ में सेकंड मैसेज एंटर सेकंड स्ट्रिंग। राइट, सेकंड स्ट्रिंग का मैसेज देने के बाद अगेन स्कैनफ। स्कैनफ में आएगा %s, BRR। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब ARR BRR दोनों में एक एक इनपुट आ गया। अब मैं चाहता हूं ARR में BRR कंकैटिनेट हो जाए। राइट, तो मुझे my strcat को कॉल करना होगा। जवाब दें फटाफट, कैसे कॉल जाएगा? जवाब दें फटाफट, कॉल कैसे जाएगा? हाउ शुड आई राइट द कॉल फॉर my strcat? बहुत बढ़िया, my strcat पैरामीटर में पास करेंगे ARR, BRR। ARR किसकी तरह काम करेगा? ARR काम करेगा डेस्टिनेशन एरे की तरह, और BRR काम करेगा सोर्स एरे की तरह। तो हमें BRR का डेटा कॉपी करना होगा ARR में। ऐसा ही है कुछ? वेरी गुड। और उसके बाद अपन प्रिंटफ डिस्प्ले करते हुए लिखेंगे फाइनल स्ट्रिंग इज %s, ARR। लास्ट लाइन हमेशा की तरह रिटर्न 0। मेन क्लियर है? गुड। अब आते हैं अपन void my strcat के पास। यहां पहला पॉइंटर P, दूसरा पॉइंटर बनाते हैं Q के नाम से। ठीक है, P और Q में किसका किसका एड्रेस आएगा? तो जवाब है P और Q में ARR और BRR का एड्रेस आएगा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम से ट्रेसिंग हमेशा आसान हो जाती है। तो इमेजिन करिए ये हमारा ARR एरे है। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए अप टिल 10 है। 15 ले लेते हैं, चलिए अपन ने 15 का माना है, तो इसके अंदर इंडेक्स से 0 to 14 होंगे और ये ARR है। ठीक है, बेस एड्रेस मान लीजिए इसका 8000 है। इमेजिन कर लीजिए इसके अंदर वर्ड आया गुड। राइट, तो कितने लेटर्स का इनपुट है ARR के पास? 4। और इन 4 लेटर के बाद इंडेक्स नंबर 4 पे नल कैरेक्टर भी होगा। यस, ये है हमारा दूसरा एरे।
मान लीजिए BRR, BRR के अंदर यूजर ने स्ट्रिंग दी है मॉर्निंग, MORNING, और यहां इसका नल कैरेक्टर है। ये इसके इंडेक्सेस हैं। मान लीजिए इसका बेस एड्रेस 9000 है। अब जैसा आप देख सकते हैं P पॉइंटर में 8000 आएगा। यस, P पॉइंटर में आएगा 8000 और जो Q पॉइंटर है उसमें आएगा 9000। ठीक है, अब हमें लॉजिक प्लान करना है कंकैटनेट करने का। तो सबसे पहले हमें यह ढूंढना होगा ARR में नल कहां आ रहा है। डू यू एग्री विद मी? ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि ARR में जहां नल आ रहा है वहीं पे तो हमें कंकैटिनेशन करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम होगा, दो वेरिएबल लेते हैं हम I और J। दो क्यों ले रहा हूं वो अभी आपको समझ आ जाएगा। और यहां एक फॉर लूप में मैं लिखूंगा फॉर I इक्वल टू 0। लूप तब तक चलना है जब तक मुझे ARR में नल ना मिले। कंडीशन बोलिए फॉर लूप में क्या होगी? कंडीशन बोलिए फॉर लूप में क्या होगी? गलत, बिल्कुल गलत ऋतिक, बिल्कुल गलत इरशाद। ARR नाम ही नहीं है हमारे पास कोई। नीरज आपका भी जवाब गलत है, अंकित का भी जवाब गलत है, पीयूष का जवाब, सॉरी आयुष का जवाब सही है। राइट, अपन यहां लिख देंगे PI इज नॉट इक्वल टू \0 और यहां आ जाएगा I++ और लास्ट में एक सेमीकोलन भी आएगा। यस, लास्ट में एक सेमीकोलन भी आएगा। आखिर जो आप लिख रहे हो उसमें फिर हमें P को प्लस प्लस करना पड़ेगा। यही गलती अंकित ने भी करी है। अगर आप I को प्लस प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू एट P पे कंडीशन नहीं बनेगी। अगर I को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो कंडीशन PI की बनेगी। और अगर आपको लग रहा है सर मैं वैल्यू एट P नॉट इक्वल टू नल भी तो कह सकता था, बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन उस केस में इंक्रीमेंट किसको करते? I को के P को? इंक्रीमेंट किसको करते? I को के P को? उस केस में इंक्रीमेंट P को करते आप। राइट, अपन I को कर रहे हैं तो कंडीशन PI की बनेगी। एक और बात बताइए जो साहिल ने पूछा है, क्या ये नॉट इक्वल टू नल लिखना कंपलसरी है? नहीं है। अगर आपने पढ़ा है C लैंग्वेज में तो आपको याद होगा कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू 0 की है तो उसे लिखा ही जाए, ऐसा कंपल्शन कंपाइलर नहीं देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? शॉर्टकट, बिल्कुल सही। ये जो आप लिख रहे हैं कंपाइलर अपने आप इसको समझ जाएगा कि ये नल तक चलाना है उसे। तो अब आप मुझे बताइए जब ये फॉर लूप रुकेगा तो आई कौन से इंडेक्स पे होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी। बहुत बढ़िया, आई इंडेक्स 4 पे होगा। राइट, इस जगह पर आई बैठा होगा इंडेक्स नंबर 4 पे। वेरी गुड। अब मुझे बताइए हमें इंडेक्स 4 पे क्या चाहिए? ना, गलत बात, स्पेस चाहिए। गुड और मॉर्निंग के बीच में एक स्पेस चाहिए, तो हम लोग फॉर लूप से बाहर आकर एक स्पेस डालेंगे। ये समझ आया? आया, वेरी गुड। और क्या ये सेमीकोलन जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताएंगे अगर मैं सेमीकोलन भूल गया तो क्या होगा? क्या आप बताएंगे अगर मैं सेमीकोलन भूल गया तो क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर मैं ये सेमीकोलन भूल गया तो ये वाली लाइन फॉर की बॉडी का पार्ट बन जाएगी और फिर गुड में हर लेटर की जगह स्पेस आ जाएगी। यस, गुड में हर लेटर की जगह स्पेस आ जाएगी। पूरा ARR एरे ब्लैंक हो जाएगा। जी हाँ, पूरा ARR एरे ब्लैंक हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, दैट्स डैम इंपॉर्टेंट इन दिस कोड। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, अब मुझे ARR के अंदर मॉर्निंग का M ले जाना है। वेरी गुड, तो अब मुझे एक और फॉर लूप चलाना पड़ेगा। उस फॉर लूप में चलेगा J। कहां से स्टार्ट होगा J? बहुत बढ़िया ऋतिक, J स्टार्ट होगा 0 से। और ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक BRR एरे में नल ना आ जाए। BRR एरे को कौन पॉइंट कर रहा है? Q पॉइंट कर रहा है, बहुत बढ़िया।
तो हमारी कंडीशन हो जाएगी यहां पर क्यू आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, और यहां आ जाए, सॉरी क्यू आई नहीं, माय मिस्टेक, क्यू जे नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 और जे प्लस प्लस। ये समझ में आया आपको फॉर लूप? बहुत बढ़िया। ये फॉर लूप जे को तब तक बढ़ाएगा जब तक नल ना आ जाए। और क्या जे के साथ आई को भी बढ़ना है? बिल्कुल बढ़ना है, क्योंकि m कॉपी होने के बाद i को 5 पे जाना चाहिए, वहां o कॉपी होगा, i को 6 पे जाना चाहिए, वहां n कॉपी होगा। ऐसा है कि नहीं? यस, तो i और j दोनों इंक्रीमेंट होंगे। फॉर लूप के अंदर बताइए क्या लिखेंगे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। गलत। आकृत पी आई के साथ वैल्यूएट नहीं लगाते बेटा, सिर्फ पी आई इक्वल टू क्यू जे, इतना लिखना है। वैल्यूएट थोड़ी लग जाएगा, वैल्यूएट ही लगाना है तो फिर ऐसे लिखो, वैल्यू एट पी प्लस आई इक्वल टू वैल्यू एट क्यू प्लस जे। समझ आ रहा है? अगर वैल्यू एट ही लगाना है आपको तो, राइट। और अगर आप पी आई लिखते हो तो आपको याद है ना, कंपाइलर पी आई को अपनी तरफ से वैल्यू एट पी प्लस आई बना देगा कि नहीं? खुद कंपाइलर ये चेंज कर देता है कि नहीं? आपका पी आई कंपाइलर के लेवल पे अपने आप बन जाता है वैल्यू एट पी प्लस आई, आपको करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर खुद ही इसको एक्सपैंड कर देगा। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए इस समय आई में कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई की वैल्यू 4 है, राइट। तो P4 पे Q0 कॉपी होगा। तो P4 पे इस वक्त कौन है? P4 पे इस वक्त नल कैरेक्टर है। वो नल कैरेक्टर हटेगा और उस नल कैरेक्टर की जगह M आ जाएगा। नहीं, गलत बोल रहे हैं अपन। अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही। यहां स्पेस है, नल नहीं है। क्या हमें इस स्पेस को डिस्टर्ब करना है? क्या हमें इस स्पेस को डिस्टर्ब करना है? नहीं करना है। तो इसका मतलब हमें आई को पहले से इंक्रीमेंट करके रखना चाहिए। यस, हमें आई को पहले से इंक्रीमेंट करके रखना चाहिए। तो ये जो आई है ये 4 की जगह 5 पे आ जाएगा। यस, यहां से कॉपी होना चाहिए एम। तो अब आई की वैल्यू इस समय है इंडेक्स 5। वेरी गुड। इंडेक्स 5 पे कॉपी होगा BRR का 0th लेटर विच इज एम। तो यहां एम कॉपी होगा। फिर उसके बाद जे बढ़ेगा। यस, जे बढ़कर 1 पे आएगा, आई बढ़कर 6 पे आएगा। फिर ARR के 6 पे PRR का 1 यानी O कॉपी होगा। और इस तरह से पूरा मॉर्निंग कॉपी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्या कुछ और करना है फॉर लूप के बाहर आकर? करना है ना? प्रिंट यहां करना ही नहीं है, प्रिंट हमने ऊपर करा है। वेरी गुड आकृत। फॉर लूप के बाहर आकर हम एक चीज भूल रहे हैं, हमें नल कैरेक्टर कॉपी करना पड़ेगा। क्या स्ट्रिंग के एंड में नल जरूरी है? क्या सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के एंड में नल का आना जरूरी है? बिल्कुल, वरना सी को यही नहीं पता चलेगा कि रुकना कहां है प्रिंटिंग के बाद। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ARR का टर्मिनेशन पता नहीं चलेगा और आउटपुट में गार्बेज आएगा। यस, गुड मॉर्निंग आएगा, लेकिन गुड मॉर्निंग के अलावा कुछ गार्बेज भी आ जाएगा। और इस बात को समझने के लिए मैं इस पार्ट को कमेंट आउट करता हूं। आप लोग देखिए कैसे हमारा कोड बिहेव करेगा इसके नहीं होने के कारण। सभी लोग देखें। हो सकता है हमें गुड मॉर्निंग मिल जाए, हो सकता है गुड मॉर्निंग के बाद गार्बेज भी मिले। चेक करते हैं क्या आ रहा है। गुड मॉर्निंग, ये तो लिखा मैंने। फिलहाल आप नोटिस करिए इसके नहीं लिखने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लकीली लकीली मेरे ARR एरे में आखिरी में 0 होगा। यस, और 0 किसका आस्की होता है? 0 किसका आस्की होता है? नल का। इसलिए अनजाने में आपको नल कैरेक्टर मिल रहा है। लेकिन ये जो अनजाने में हो रहा है ये हर बार हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सेफ गेम खेलना चाहिए,
सेफ लेना चाहिए कोड, और उसके लिए बेटर है अपन नल कैरेक्टर लिख दें, ताकि ये गारंटी हो लास्ट में एक नल अटेंड हो जाएगा, तो कंपाइलर जब प्रिंट करेगा प्रिंटफ से तो नल के आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर हम कोड रन करते हैं, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, क्योंकि लास्ट में हमने अपनी तरफ से अटैच करा हुआ है नल का। समझ आया सबको? आया। अब ये बताइए, क्या ये सेम कोड बिना आई और जे वेरिएबल के हो जाएगा? क्या ये सेम कोड बिना आई और जे वेरिएबल के हो जाएगा, जैसा आप में से कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल हो जाएगा। तो बताइए, इस नहीं, कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना, अपना लॉजिक ही लेना है, बट आई जे नहीं चाहिए, तो वो कैसे करूं? वेरी गुड। अगर आई और जे नहीं चाहिए तो पी और क्यू को करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। तो अब आप मुझे बताइए कोड में क्या क्या चेंजेस आएंगे? आई हटा दिया, जे हटा दिया मैंने। अब बताइए ये फॉर लूप में क्या लिखोगे आप? एवरीवन प्लीज टेल मी, ये फॉर लूप कैसे लिखा जाएगा? इस फॉर लूप को लिख के दिखाओ। आई तो है ही नहीं आखिरत। आई है ही नहीं अंकित, कहां से आई ले आ रहे हैं? वेरी गुड निकिता, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्या इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में जरूरी होता है? ऋतिक, पी में 0 डाल दोगे तुम, मतलब पी में से तुम बेस एड्रेस हटा दोगे? कैसी गड़बड़ बात कर रहे हो? क्या फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन जरूरी है? सब लोग मुझे जवाब दें। नहीं जरूरी है। खाली छोड़ सकते हैं ना हम, तो छोड़ दो खाली उसको। कंडीशन होगी वैल्यू एट पी इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हो जाएगा पी प्लस प्लस। समझ आ रहा है आपको फॉर लूप? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। अब जब ये फॉर लूप रुकेगा तो ये पी पॉइंटर कहां पहुंच गया होगा? जवाब दें। मैं पहले जैसा कर देता हूं, एआरआर को, एआरआर में गुड है, और एआरआर में गुड के एंड में एक नल है। वेरी गुड। पी पॉइंटर पहुंच गया होगा नल कैरेक्टर के एड्रेस पे। बताइए जरा, अगर एआरआर का बेस एड्रेस 8000 है तो नल कैरेक्टर का एड्रेस कितना होगा? अगर एआरआर का बेस एड्रेस 8000 है तो नल कैरेक्टर का एड्रेस कितना होगा? 8016 होगा। वेरी गुड। एक एक कैरेक्टर 4 4 बाइट का होता है। कुछ भी जवाब अंकित। हाँ, 8004। राइट। तो अब हमारे इस पी पॉइंटर के अंदर 8004 आ जाएगा। राइट। तो यहां 8004 होगा, और पी पॉइंट कर रहा होगा इसको। ठीक, वेरी गुड। अब जब हम फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो जहां नल है वहां स्पेस डलवानी है ना? क्या लिखेंगे बताओ? वेरी गुड। वैल्यू एट पी इक्वल टू स्पेस, ये आपने स्पेस डाल दी। अब आप बताइए इस फॉर लूप को कैसे लिखेंगे? अब आई और जे तो है नहीं, तो सोच के समझ के इस फॉर लूप को लिख के दिखाओ। बिना आई और जे के फॉर लूप कैसे लिखा जाएगा? अंकित, डबल कोट नहीं होते हैं, सिंगल कोट होते हैं। डबल कोट स्ट्रिंग होती है। बिल्कुल सही। बस अंदर की बॉडी, भुवन, अंदर भी तो कुछ बॉडी आएगी। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड शिवांश, ये भी सही लिखा है आपने। इस फॉर लूप को अगर हम लिखें तो यहां आएगा सबसे पहले पी प्लस प्लस। क्या हम चाहते हैं पॉइंटर पी अगले सेल को पॉइंट करने लग जाए? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि जहां पी अभी है वहां तो कॉपी हमने स्पेस कर दी है।
तो अब हम चाहेंगे पॉइंटर 8005 पे आ जाए, तो पी को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, पी प्लस प्लस करने के अलावा लूप हमें तब तक चलाना है जब तक बीआरआर पे नल ना आ जाए। बीआरआर में नल ना आ जाए यानी कंडीशन होगी वैल्यू एट क्यू इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, और पी को भी करेंगे प्लस प्लस, क्यू को भी करेंगे प्लस प्लस, और फॉर लूप की बॉडी में क्या लिखोगे? फॉर लूप की बॉडी में लिखोगे वैल्यू एट पी इज इक्वल टू वैल्यू एट क्यू। बिल्कुल ठीक। बाहर आकर नल भी डालना पड़ेगा। यस, बाहर आकर नल भी डालना पड़ेगा, और उसके लिए आप लिखेंगे वैल्यू एट पी इज इक्वल टू बैक स्लैश 0, स्पेस नहीं भुवन, नल डालना है ना, स्पेस थोड़ी डालनी है। वैल्यू एट पी इक्वल टू बैक स्लैश 0। अंकित सिंगल कोट, हाँ बिल्कुल ठीक, सिंगल कोट में बैक स्लैश 0। ये क्लियर हुआ? ये भी कोड पहले वाले की तरह बिहेव करेगा, थोड़ा बेटर होगा क्योंकि आपने दो एक्स्ट्रा वेरिएबल आई और जे ड्रॉप कर दिए। ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। दिस इज आवर एग्जांपल 3A। राइट, यहां मैंने कहा हेलो, यहां मैंने कहा यूजर। एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आई एम गेटिंग इज हेलो यूजर, जिसमें हेलो और यूजर के बीच में स्पेस। क्लियर? अब आते हैं पॉइंटर से रिलेटेड एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। लास्ट एक्सरसाइज जो हमें डिस्कस करनी है वो है कॉपी रिवर्स। बताइए ये फंक्शन क्या कर रहा है? नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा। वेरी गुड, रिवर्स कर नहीं रहा है, एक स्ट्रिंग का रिवर्स दूसरे में कॉपी कर रहा है। ये कर रहा है, मतलब हमारे पास ARR और BRR दो एरेज हैं। इमेजिन करिए यूजर से हमने BRR में इनपुट लिया है, ओके, और मान लीजिए यूजर ने आपको BRR में इनपुट दिया है अमर। तो हमारे प्रोग्राम को यह करना है कि जो हमारा कॉपी रिवर्स फंक्शन है वो ARR में क्या कॉपी कर दे? वेरी गुड, वो ARR में कॉपी कर दे रमा फॉलोड बाय नल। तो ये जो BRR का अमर है, इसका लास्ट लेटर इसके 0th सेल पे कॉपी हो, सेकंड लास्ट लेटर सेकंड सेल पे कॉपी हो, थर्ड लास्ट लेटर थर्ड सेल पे, और इसका पहला लेटर इसके लास्ट सेल पे कॉपी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? वेरी गुड। सो दिस विल बी आवर एग्जांपल नंबर 4। सेव एज एग्जांपल 4। बताइए एक बार फिर से, सब कुछ डिलीट, स्टार्टिंग से प्रोटोटाइप बताइए, बताएं कॉपी रिवर्स कुछ रिटर्न करेगा? नहीं करेगा। जब एरे पास हो रहा है तो चेंजेस एरे में डायरेक्ट होंगे, भुवन नहीं करेगा रिटर्न बेटा। रिटर्न टाइप वॉइड, कुछ रिटर्न कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एरे आप पास करेंगे वो पास बाई रेफरेंस से पास होगा। बिल्कुल होगा। तो अगर एरे पास बाई रेफरेंस से पास होता है तो हम कुछ भी चेंज अगर फंक्शन में जाकर एरे में करेंगे तो हमारे ओरिजिनल एरे पे उसका इफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल। तो कॉल से पहले ARR में क्या था? कॉल से पहले ARR में क्या था? कॉल से पहले ARR में गार्बेज था, लेकिन जब हम फंक्शन से वापस आएंगे तो ARR में BRR का रिवर्स दिखेगा। दिखेगा, क्योंकि एरे पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक, वेरी गुड। नाम दिया मैंने फंक्शन का कॉपी रिवर्स। कितने आर्गुमेंट? कितने आर्गुमेंट फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेगा? वेरी गुड, दो आर्गुमेंट लेगा। दोनों आर्गुमेंट कैर स्टार होंगे। यस, दोनों आर्गुमेंट कैर स्टार होंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप बनाते हैं मेन में बनाएंगे हम दो एरेज, एक ARR 10 का, एक BRR 10 का। इनपुट किस में लेंगे? दोनों में? नहीं, इनपुट एक में लेंगे। वो एक कोई भी हो सकता है, मैं वो एक PRR एरे मान रहा हूं। ठीक है, आप ARR में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं BRR में ले रहा हूं। तो मैंने BRR के अंदर यूजर से इनपुट ले लिया। आप कॉपी रिवर्स का कॉल बताइए। बिल्कुल ठीक।
पहले हम पास करेंगे डेस्टिनेशन एरे। अगर पहले डेस्टिनेशन पास करेंगे तो पहले एआरआर पास होगा ना, हमारा डेस्टिनेशन एरे एआरआर है ना। वेरी गुड। अब हम लिख देंगे स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस कॉमा बीआरआर printf new line its reverse is percentages comma arr return 0। is this clear? ठीक है। और अब क्योंकि आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन रहे हैं तो कोशिश करिए ARR BRR ये सब नाम ना देकर सेंसेबल नाम दें। राइट, तो क्या ऐसा हो सकता है ARR का नाम हम REV कर दें और BRR का नाम हम ओरिजिनल कर दें, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग और एक उसकी रिवर्स स्ट्रिंग, ये पढ़ने में ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक, इस BRR की जगह कर देते हैं ओरिजिनल, कॉल करते वक्त यहां लिख देते हैं कॉपी रिवर्स, किसमें REV में, किसको, ओरिजिनल को। डिस्प्ले करते वक्त यहां क्या करते हैं, यहां लिखते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग इज ORIG और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग है REV। इज दिस बेटर इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी? यस, दिस इज 100% बेटर इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी। बिल्कुल, जब भी आप इंटरव्यू फेस करें हमेशा इसी तरह के नाम दें, बजाय इसके कि आप ABCXYZ ये नाम दें। इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड। खाली इंटरव्यू की बात नहीं है, आप कोड लिखते वक्त भी इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। जो चीज प्रैक्टिस में नहीं होगी वो इंटरव्यू में आपसे होगी ही नहीं, मानते हैं? इंटरव्यू में इंट ए ही आपकी तरफ से कोड लिखा जाएगा, तो जब आपकी प्रैक्टिस में आएगा तब आप इंटरव्यू में अच्छी कोडिंग कर पाएंगे। इसलिए हमेशा वेरिएबल्स को सेंसेबल नाम दीजिए, ताकि कोई भी कोड पढ़े तो उसे नाम देकर पता चले किस वेरिएबल का क्या पर्पस है। इसलिए अब इसका नाम है चेंज करके REV और ओरिजिनल कर रहा हूं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग वॉइड कॉपी रिवर्स पे आते हैं। ठीक, अब पॉइंटर को भी थोड़ा सेंसेबल नाम दे दें। एक को नाम देता हूं डेस्टिनेशन, एक को नाम देता हूं सोर्स। सही है, डेस्टिनेशन एरे और सोर्स एरे। यस, सोर्स एरे में ओरिजिनल का एड्रेस आएगा सोर्स पॉइंटर में, और डेस्टिनेशन पॉइंटर में एड्रेस आएगा REV का। ठीक है, अब आप गाइड करिए कैसे करेंगे रिवर्स कॉपी। कैसे करेंगे रिवर्स कॉपी, क्या करना पड़ेगा? मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आपके लिए सोचना आसान होगा। ये हमारा ओरिजिनल एरे है। इमेजिन करिए हमारे ओरिजिनल एरे में, जैसा हमने डिस्कस करा, स्टोर्ड है अमर। ये ओरिजिनल एरे, ये इसके इंडेक्सेस अप टिल 9। बेस एड्रेस मान लेते हैं इसका 8000। ये 8000 SRC में आएगा, सोर्स में। बोलिए जल्दी, यस और नो। बिल्कुल। उसके बाद हमारा दूसरा एरे है REV। ये हमारा दूसरा एरे है। इस एरे के अंदर भी सेल तो 10 हैं, लेकिन अभी इन सब में क्या पड़ा हुआ है? अभी इन सब में पड़ा हुआ है गार्बेज। मान लेते हैं इसका एड्रेस 9000 है। ये 9000 एड्रेस हमारे फर्स्ट पॉइंटर डेस्टिनेशन में आएगा। ये भी समझ आ रहा है आप लोगों को? इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर आपको रिवर्स कॉपी करना है तो आप मानते हैं ये जो सोर्स नाम का पॉइंटर है ये आना चाहिए ओरिजिनल एरे के एंड में, वहीं से तो कॉपी करना स्टार्ट होगा। यस, तो हमें इसे बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए ओरिजिनल एरे के एंड तक। तो सबसे पहले हम अपना फॉर लूप चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस बार एक वेरिएबल I और एक J भी ले लेते हैं। सबसे पहले फॉर लूप हमारा चलेगा फॉर I इक्वल टू 0 वैल्यू एट सोर्स प्लस I नॉट इक्वल टू \0 I प्लस प्लस सेमीकोलन। ये फॉर लूप समझ आया? पीयूष गलत लगा दिया लूप बेटा, डेस्टिनेशन वाले पॉइंटर को नहीं बढ़ाना है, सोर्स वाले पॉइंटर को बढ़ाना है। ठीक है, वेरी गुड। हालांकि टेक्निकली हमने पॉइंटर बढ़ाया है कि I, तो जवाब है I बढ़ाया है, पॉइंटर नहीं बढ़ाया है। पॉइंटर अभी भी बेस एड्रेस पे ही है।
ठीक है, तो जब ये फॉर लूप रुकेगा तो आई कौन से इंडेक्स पे होगा? वेरी गुड, आई पहुंचकर रुक जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे। अब हम दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, डेस्टिनेशन एरे में कौन से इंडेक्स से कॉपी होना है? तो जवाब है 0 इंडेक्स से कॉपी होना है। वेरी गुड, सोर्स एरे का कौन से इंडेक्स का डेटा पढ़ा जाना है? तो जवाब है आई माइनस माइनस का डेटा, 3 का ना। तो 3 तब आएगा ना जब आई को माइनस माइनस करेंगे। वेरी गुड, नल के पहले, नल के पहले के लिए आई को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। वेरी गुड, लूप कब तक चलेगा? लूप कब तक चलेगा? कंडीशन बोलिए। सोचिए सोचिए, लूप की कंडीशन क्या लिखी जाए? बहुत बढ़िया साहिल, लूप की कंडीशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। तो क्या आप नोटिस करिए, क्या डेस्टिनेशन एरे में नल है? क्या डेस्टिनेशन एरे में नल है? नहीं है ना। तो आप ये तो कंडीशन डाल ही नहीं सकते कि जब तक डेस्टिनेशन पॉइंटर नल तक ना आ जाए। वो तो बात ही नहीं है, नल है ही नहीं उसमें। राइट, तो जब आप रिवर्स आएंगे, आपको इतना पता है, आपको ओरिजिनल एरे के 0 तक आना है, पता है। तो कंडीशन हो जाएगी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्टेटमेंट क्या आएगा? स्टेटमेंट 2 आएंगे, एक डिक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंट होगा। सही कह रहा हूं? वेरी गुड, आई होगा डिक्रीमेंट और जे होगा इंक्रीमेंट। वेरी गुड, अंदर का कोड बताइए। वेरी गुड, डेस्टिनेशन जे इक्वल टू सोर्स आई। बिल्कुल ठीक सा है। समझ आ रहा है सबको ये स्टेटमेंट? डेस्टिनेशन जे इक्वल टू सोर्स आई। चलिए ट्रेस करते हैं इसको। बताइए जरा, सोर्स आई कितना है? आई को अपन ने डिक्रीमेंट कर दिया है, तो आई इस समय इंडेक्स 3 पे बैठा है। सोर्स आई में है आर। वेरी गुड, और ये आर किस पे कॉपी होगा? वेरी गुड, डेस्टिनेशन के 0 पे, तो यहां आर आ जाएगा। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, तो जे 0 से बढ़कर 1 पे आ जाएगा। आई डिक्रीमेंट होगा, 3 से रिड्यूस होकर आई 2 पे आ जाएगा। वेरी गुड, क्या आई अभी भी ग्रेटर देन 0 है? डेस्टिनेशन जे पे सोर्स आई, जे का इंडेक्स है 1, आई का इंडेक्स है 2, तो डेस्टिनेशन 1 पे सोर्स 2, सोर्स 2 में कौन है? ए, तो यहां कॉपी हो जाएगा ए। फिर आई डिक्रीमेंट जे इंक्रीमेंट, आई डिक्रीमेंट होकर कहां पहुंचेगा? आई डिक्रीमेंट होकर पहुंचेगा इंडेक्स 1 पे, जे इंक्रीमेंट होकर पहुंचेगा इंडेक्स 2 पे। क्या आई अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ है। डेस्टिनेशन जे में कॉपी होगा सोर्स आई, डेस्टिनेशन जे यानी डेस्टिनेशन के इंडेक्स 2 पे कॉपी होगा सोर्स का इंडेक्स आई, यानी यहां कॉपी हो जाएगा एम। बहुत बढ़िया। फिर आई रिड्यूस होगा, यस, फिर आई रिड्यूस होकर 0 पे आ जाएगा। जे इंक्रीमेंट होकर कहां चला जाएगा? जे इंक्रीमेंट होकर चला जाएगा इंडेक्स 3 पे। वेरी गुड, क्या आई अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? ग्रेटर देन इक्वल टू बोला जा रहा है, हाँ है। डेस्टिनेशन जे पे सोर्स आई, यानी डेस्टिनेशन 3 पे सोर्स 0, तो यहां कॉपी हो जाएगा ए। फिर आई डिक्रीमेंट होगा, आई डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा? आई डिक्रीमेंट होकर -1 हो जाएगा। जे इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा? जे इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा। जे का 4 होना जे को तो पहुंचा देगा लास्ट में, लेकिन आई का -1 होना कंडीशन को फॉल्स कर देगा, कर देगा। बस खत्म, फंक्शन बंद करके लौट जाए वापस? नहीं, एक काम और करना है जो हर स्ट्रिंग के एंड में चाहिए, और वो है नल कैरेक्टर। तो डेस्टिनेशन जे इक्वल टू नल। गुड, अब कहीं जाकर आपका कोड प्रॉपरली कॉपी करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको रन करा, रन कोड। ठीक, अब क्या हुआ? स्ट्रिंग मांगी गई, आई सेड अमर,
तो मुझे मिल गया स्ट्रिंग इज अमर, इट्स रिवर्स इज रमा। क्लियर? वेरी गुड। अब आपसे एक सवाल, क्या अब ये प्रोग्राम बिना आई और जे के बन जाएगा? बताइए, क्या ये प्रोग्राम बगैर आई जे के बन जाएगा? शाबाश, बनवाइए बनवाइए इसको भी बिना आई और जे के। तो हटा देता हूं मैं आई और जे। बताइए, सबसे पहले बताइए, ये जो पहला वाला फॉर लूप है ये कैसे लिखेंगे? लिखें सब लोग इस पहले वाले फॉर लूप को बगैर आई वेरिएबल के। एग्री, बिल्कुल सही। इनिशियलाइजेशन कुछ चाहिए नहीं, कंडीशन हो जाएगी वैल्यू एट एसआरसी नॉट इक्वल टू नल, और एसआरसी को हम लोग कर देंगे प्लस प्लस और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। बहुत बढ़िया। ये जो एसआरसी पॉइंटर है ये फाइनली 8004 पे आ जाएगा, यस और नो? जी, ये फाइनली 8004 पे आ जाएगा। एग्रीड? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बताइए, अब ये दूसरा वाला फॉर लूप कैसे बनाएंगे आप बिना आई और जे के? आई है ही नहीं, भुवन तुम कहां आई को माइनस माइनस और प्लस प्लस कर रहे हो? आई नाम का वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। आकृत, यही तो गड़बड़ है। क्या आपको ये गारंटी है कि आपके एरे का बेस एड्रेस 0 होगा? क्यों आकृत, क्या ओरिजिनल वाले एरे का बेस एड्रेस 0 होगा, ये गारंटी है? तो फिर आप एस आर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे कह सकते हैं? और आप भूल रहे हैं आई के साथ जो 0 कंपेयर हो रहा था वो एड्रेस था कि इंडेक्स? आई के साथ जो 0 कंपेयर हो रहा था वो इंडेक्स था, और एसआरसी एड्रेस रख रहा है कि इंडेक्स रख रहा है? एसआरसी क्या रख रहा है? एड्रेस रख रहा है। तो ये तो कहना ही गलत हो गया ना, एसआरसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मानते हैं? बाकी सब कुछ आप लोगों ने सही करा है। एसआरसी माइनस माइनस होगा, राइट? यहां भी एसआरसी माइनस माइनस होगा, डेस्टिनेशन प्लस प्लस होगा, बिल्कुल ठीक करा है। लेकिन मुझे बताइए, ये जो कंडीशन आप लिख रहे हैं एसआरसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपकी कभी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि एसआरसी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि आपके एरे का तो स्टार्टिंग एड्रेस 8000 है। अच्छा, तो यहां 8000 लिख दूं? गलत। मैं कैसे कह सकता हूं कि 8000 ही है? इसका मतलब अब मुझे एक पॉइंटर और लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर और लेंगे। नल कैसे लिख सकते हैं साहिल? जब उल्टा आएंगे तो नल थोड़ी मिलेगा, राइट? और स्टार्ट में स्टोर करना पड़ेगा एसआरसी। तो अब आप मुझे बताइए, जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है वो अभी भी 8000 पे होगा, और हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? एसआरसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह एसआरसी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट। दो पॉइंटर्स कंपेयर हो जाते हैं, दो पॉइंटर आपस में कंपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो एड्रेसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? कंपाइलर को उसमें कोई शिकायत नहीं है।
गुड। अंदर क्या आएगा? अंदर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। वैल्यू एट डेस्टिनेशन इक्वल टू वैल्यू एट सोर्स। बाहर क्या आएगा लूप के? बहुत बढ़िया, वैल्यू एट डेस्टिनेशन इक्वल टू नल कैरेक्टर। बाहर ये स्टेटमेंट आएगा, ये आपका कोड हो गया विदाउट टेकिंग दोस टू एक्स्ट्रा वेरिएबल। नहीं साहिल, टाइम लिमिट इससे डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती है, टाइम लिमिट इंक्रीज डिक्रीज होती है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और अगर कोई लूप लग रहा है तो उसके इटरेशंस कम करने से, और अगर कोई कंडीशन लग रही है तो उसके चेकिंग कम करने से। वेरिएबल बढ़ाने घटाने से टाइम लिमिट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके गुड। चलिए अब अपन इस कोड को करते हैं रन। इसको भी पहले की तरह काम करना चाहिए, तो मैंने इनपुट डाला अमर। As expected, I'm getting the output. String is Amar, its reverse is Rama. आया समझ? पॉइंटर के सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ इंप्रूवमेंट लगा पिछले 3 दिन में जो आपने चीजें पढ़ी, उससे आपको अपने सोचने में, प्रैक्टिकल अप्रोच में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आया? इससे क्या सीखने को मिला? इससे क्या सीखने को मिला? सिर्फ एक चीज सीखने को मिली, प्रोग्रामिंग डिमांड्स, प्रोग्रामिंग डिमांड्स प्रैक्टिस। सिंपल। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, लेक्चर कितने भी सुन लें, यूट्यूब पे कितने भी ट्यूटोरियल देख लें, कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लें किसी भी टीचर की, जब तक आप खुद हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक अप्रोच बेटर नहीं होती है। डू यू एग्री विद मी? गुड, राइट। तो अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टॉपिक इज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर सी का ऑलमोस्ट एंडिंग टॉपिक होता है, और स्ट्रक्चर के ही कॉन्सेप्ट को एनहांस करके सी डबल प्लस में बनाई गई है क्लास या डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आप करते हैं तो वहां खूब ज्यादा यूज होगा स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? आ रही है बात समझ? बिल्कुल नमन, ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे शेयर होंगी, नो इश्यूज इन दैट। ये सारी रिकॉर्डिंग शेयर होंगी। ओके, DSA is around 3.5 to 4 months, Sanjay. Around 3.5 to 4 months. ठीक, चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम 9 PM। कल डिस्कशन होगा स्ट्रक्चर का। जी साहिल, STL का बैच भी आएगा, STL का बैच आएगा C++ के प्रोजेक्ट के साथ। भुवन, फुल स्टैक बैच स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टैक बैच में ही मैं स्प्रिंग की बात करूंगा, राइट। अभी जो फुल स्टैक स्टार्ट हो रहा है वो मर्न से हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग फुल स्टैक को स्प्रिंग पे भी शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सेम टाइम।